प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान पर ढाका की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आपत्ति जताई है। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से विदेश सलाहकार की मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठा। शेख हसीना के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के सलाहकार विदेश मंत्री के समकक्ष मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से कहा कि भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के ऐसे बयान बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से शिष्टाचार वक्त भेंट के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। इसके पहले मीडिया रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि भारत पर आने के बाद शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। हालांकि उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इस तरह के बयान को खारिज किया था। एक दिन पहले ही सजीब वाजेद ने एक्स पर अपनी मां का एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के नाम संदेश दिया था। इसमें उन्होंने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर न्याय की मांग की है। बुधवार को ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से शिष्टाचार भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार के साथ काम करने को इच्छुक है। विदेश मंत्रालय के मामलों के सलाहकार ने आने वाले दिनों में भारत के साथ अधिक जन केंद्रित जुड़ाव पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से सीमा पर हत्या को रोकने, तीस्ता जल बंटवारे समझौते को पूरा करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया। सलाहकार ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के बारे में मीडिया पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर चलाए जा रहे अभियान का भी जिक्र किया। हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। बैठक के दौरान सलाहकार ने उच्चायुक्त को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारतीय राजदूत से कहा कि पिछले सप्ताह बहादुर छात्रों के नेतृत्व में हुए जन विद्रोह के माध्यम से बांग्लादेश ने दूसरी आज़ादी देखी। उन्होंने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस छात्रों और लोगों के अनुरोध पर अंतिम सरकार की कमान संभालने के लिए सहमत हुए। उन्हें मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर भी दी शुभकामनाओं के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। हालत इतने बदतर हो गई कि देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा घटना में उपद्रवियों ने एक ऐसे हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर गांव सदर उपजिला के अंतर्गत अक्षा यूनियन के फराबारी मंदिरपारा गांव में यह घटना मंगलवार शाम हुई। इसके कुछ घंटों बाद अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अपराधियों को सजा देगी। लक्षित आगजनी की घटना उस दिन हुई जब बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने दावा किया कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है और इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया गया है। अक्षा यूनियन परिषद के अध्यक्ष सुब्रत कुमार बर्मन ने बताया कि ठाकुर गांव सदर उपजिला के अंतर्गत अक्षा संघ के फराबारी मंदिरपारा गांव में मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे अज्ञात लोगों ने कलेश्वर बर्मन के घर में आग लगा दी। स्थानीय लोग तुरंत आग बुझाने में लग गए और अंत में आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। शुक्र आखिर घर में रहने वाले सुरक्षित बच निकले। बर्मन ने आगे कहा कि कालेश्वर बर्मन का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। वहीं ठाकुर गांव पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ABM फिरोज वहीद ने कहा कि पुलिस उसी रात घटनास्थल पर पहुंची थी और अपराधियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसी यूनियन की निवारी कमारपारा गांव में कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी जब अनंत बर्मन के घर को जला दिया गया था जिससे सभी कीमती सामान नष्ट हो गए थे। फराबारी के निवासी रॉबिन रॉय ने कहा कि पूर्व सरकार के गिरने के बाद शुरू हुई इस घटनाओं के बाद हिंदू समुदाय के लोग डर में जी रहे हैं। आइए हम बात करें जापान की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही PM पद से इस्तीफा दे देंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। किशिदा के इस फैसले का मतलब है कि वो अगले महीने LDP के नए नेता के चुनाव तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। जापान की सत्ताधारी पार्टी LDP इन दिनों विवादों में है। इसकी यूनिफिकेशन चर्च के साथ संबंधों को लेकर हुए खुलासे और बीते साल दिसंबर में राजनीतिक फंडिंग को लेकर विवाद से पार्टी नकारात्मक कारणों से चर्चा में रही। साथ ही किशिदा की कैबिनेट की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है।
और ये पिछले 8 महीने से सिर्फ 20% के आसपास ही है। पार्टी में ही मौजूदा कसीदा सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। बता दें कि जापान में अगले अक्टूबर में चुनाव होने हैं। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। किशिदा ने योशिहाइदा सुगा की जगह ली थी। गौरतलब है कि बीते अप्रैल में जापान के कई शहरों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें नागासाकी, शिमाने और टोक्यो जैसे शहर शामिल हैं। इस उपचुनाव में एलडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी किशिदा के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन किशिदा ने उस वक्त पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। इससे साफ है कि किशिदा पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था। अब आखिरकार उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आइए अब मॉरिशस के बारे में बात करें। मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग एफएससी ने मंगलवार को बताया कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों के बीच जिस ऑफशोर फंड की बात की गई है वो मॉरिशस में स्थित नहीं है। आयोग ने भी बताया कि मॉरिशस में सेल कंपनियों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती। एफएससी ने एक बयान में बताया कि उसने हिंडनबर्ग द्वारा 10 अगस्त 2024 को प्रकाशित की रिपोर्ट को पढ़ा है। एफएससी ने आगे कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मॉरिशस आधारित सेल कंपनियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मॉरिशस का उल्लेख टैक्स हेवन के रूप में किया गया है। एफएससी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि मॉरिशस में आईपी प्लस फंड और आईपी प्लस फंड 1 का जिक्र किया गया है। हम साफ करना चाहते हैं कि आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड 1 को एफएससी की तरफ से लाइसेंस नहीं दिया गया है और ये मॉरिशस में पंजीकृत नहीं है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति ने वर्ष 2015 में सिंगापुर में एक धन प्रबंधन कंपनी के साथ खाता खोला था। इसमें एक गोपनीय राशि का निवेश मॉरिशस में पंजीकृत शाखा में किया गया था। आगे बताया गया कि मॉरिशस में फंड को संचालन अदानी समूह से जुड़े एक निदेशक द्वारा किया गया था। इस फंड के असली मालिक अदानी समूह के 2 सहयोगी थे। उनके द्वारा इस फंड का इस्तेमाल स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने में किया गया था। उधर एफएससी ने मॉरिशस में फंड के पंजीकृत होने से साफ इनकार किया है। एफएससी ने कहा है मॉरिशस के पास वैश्विक व्यावसायिक कंपनियों के लिए एक मजबूत ढांचा है। एफएससी द्वारा इसकी लगातार कड़ी निगरानी की जाती है। एफएससी ने यह भी बताया कि मॉरिशस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाता है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई दूर तक जाएगी। हमारे खिलाफ चाहे जो भी बहुस्तरीय और बहुआयामी खतरा हो, हम एकजुट और आश्वस्त हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक, गतिशील या सक्रिय, हमारे खिलाफ युद्ध का जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी जवाबी कार्रवाई तुरंत और दर्दनाक होगी। हम निश्चित रूप से दूर तक और गहराई से हमला करेंगे। मुनी ने आज़ादी परेड को संबोधित करते हुए बातें कही। पाकिस्तान बनने के 77 साल पूरा होने की परेड रविवार देर रात काकुल में पाकिस्तानी सैन्य अकादमी में आयोजित की गई। माना जा रहा है कि यह धमकी सेना प्रमुख अपने 3 पड़ोसियों भारत, अफगानिस्तान और ईरान को दे रहे हैं, क्योंकि तीनों के साथ ही पाकिस्तान का विवाद है। इसमें भी खास तौर से उनकी धमकी भारत के लिए है। मुनी ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि आज़ादी मुफ्त नहीं है। इसके लिए कई बहादुर बेटे बेटियां हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग और उसके सुरक्षा बल कहीं पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी देश पर बुरी नज़र नहीं डालने देंगे। उन्हें सुख दुख के दौरान देश के साथ खड़े रहने के चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और तुर्की का धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय गतिशीलता को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने अफगानिस्तान को हमारे भाईचारे वाले इस्लामी पड़ोसी के रूप में संदर्भित किया। उन्हें इच्छा जताते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें हमारा संदेश है कि उन्हें अपने भाईचारे वाले देश के खिलाफ फितना उल ख्वारिज को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वह यहाँ टीटीपी आतंकवादियों को शरण देने का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगान धरती से ऑपरेट हो रहे हैं। मुनी ने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने भारत के कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में निहित आत्मनिर्भर के उनके अमिट अधिकार के लिए हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। कश्मीर के बहादुर लोगों को अपने पूर्ण राजनीतिक और नैतिक समर्थन का आश्वासन देते हैं। उन्हें लोगों से गाजा के लोगों के खिलाफ इसराइल के अत्याचारों की गंभीरता समझने का आह्वान किया। सेना प्रमुख के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की अवहेलना दुनिया की जागरूक और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक धब्बा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।